हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैन्सी। सभी को नमस्ते और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो है वो हमने लेवल 2 जिनके एसएसटी सब्जेक्ट आ जाता है उनका जो एसएसटी सब्जेक्ट है उसको कवर करवाने का काम हम कर रहे हैं, जिसमें हमने सीरीज चला रखी है एनसीईआरटी की, जिसमें कि मैंने आपको एक पहले वीडियो बनाया था। उसमें मैंने स्पेसिफिक आपको बता दिया था कि एसएसटी में जो वो कौन सा चैप्टर कौन सा लेसन जो है वो आपको एनसीईआरटी की कौन सी बुक में जो है वो चैप्टर कौन सा मिल जाएगा। इन सभी बातों के बारे में मैंने उस वीडियो में आपको क्लियर तरीके से बताया था। लेकिन स्टूडेंट की डिमांड के ऊपर जो है वो हम आपको एनसीईआरटी जो आ जाती है वो आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम पूरी एनसीईआरटी को कवर नहीं करेंगे। हम जो हमारे सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे। अब आप बोलोगे मैम आप कैसे कवर करोगे? तो जैसे कि एनसीईआर अभी जो है वो हमारी क्या चल रही है, मतलब अभी हम कौन सी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, तो अभी हम एनसीईआरटी 6th क्लास की पढ़ा रहे हैं। अब 6th क्लास के एनसीईआरटी में जो वो बहुत सारे चैप्टर आ जाते हैं, लेकिन हमें जो है वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देखना है कि हमारा सिलेबस क्या है और उसमें टॉपिक क्या है। ठीक है, तो वो टॉपिक हमें एनसीईआरटी की जो 6th क्लास के आ जाते हैं उसमें कहाँ मिलेंगे, तो उन सभी के बारे में हमें देखना है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अब जो है वो एक चैप्टर नंबर 5 है, यानी कि एनसीईआरटी कक्षा 6th की जो बुक आ जाती है उसमें चैप्टर नंबर 5 आ जाता है, जिसका नाम आ जाता है राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। यानी कि राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य, जिसमें कि हमारा जो सिलेबस आ जाता है उसमें हमें सिर्फ मुख्य जनपद दिए गए हैं, यानी कि हम मुख्य जनपदों के बारे में जो वो इस लेसन में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में मुख्य जनपद दिए गए हैं जो कि हमें इस चैप्टर के राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य जो आ जाता है इसमें हमें मिलेंगे, तो हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो हम ये आपको कल ही कवर करवा देते, बट थोड़ा हमने कल जो है वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दिया था, इस वजह से जो है वो हम रेगुलर जो है वो कंटिन्यू नहीं पढ़ा पाए थे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आज कौन सा चैप्टर और कवर करवा देंगे, चैप्टर नंबर 6, जो कि नए प्रश्न व नए विचार आ जाते हैं, जिसमें हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है कि हमें बुद्ध और जैन के बारे में पढ़ना है, बुद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 6 में जो ये लेसन है नए प्रश्न और नए विचार, इसको हम कंप्लीट पूरा नहीं पढ़ेंगे। हम अपना जो सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है बुद्ध और जैन धर्म उसके बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो ये 7 वाला चैप्टर है वो हम अगले डे यानी कि नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 ये दोनों जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, अब जो चैप्टर नंबर 7 है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि अगले सेशन में जो है वो हम ये चैप्टर जो है वो उसका नाम आ जाता है अशोक एक अनोखा सम्राट। ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट या हम बात कर सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है अशोक महान और उसका साम्राज्य ये दिया हुआ है, तो हमें जो है वो ये कवर करना है इस चैप्टर से। तो हम आगे देखते हैं, और वो भी हमारे जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि मैंने बता दिया था कि हम इसमें किस पर मतलब कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हमें जो है वो कौन से टॉपिक देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महाजनपद काल के बारे में। तो हम इसमें क्या क्या जो है वो टॉपिक देखेंगे, तो महाजनपदों का निर्माण और उनकी गणतंत्रीय और राजतंत्रीय व्यवस्था, नगर केंद्रों का उद्भव कैसे हुआ, व्यापार मार्ग उनके क्या आ जाते हैं, उनका आर्थिक विकास कैसे हुआ, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट, और इसके साथ में जो है वो टक्कण यानी कि सिक्का ढलाई जो है वो देखेंगे, और जैन धर्म बौद्ध धर्म का प्रसार आ जाता है वो कवर करेंगे, और मगधों व नंदों का जो है वो उद्भव, नंद वंश और मगध वंश का जो उद्भव हुआ था वो इससे जो है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। और इसके साथ में एक टॉपिक ये भी कवर करेंगे, ईरानी एवं मकदूनियाई आक्रमण व उनके प्रभाव। ईरानी एवं मकदूनियाई आक्रमण व उनके प्रभाव भी जो है वो इसमें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चुनाव प्रक्रिया के बारे में। चुनाव प्रक्रिया को हम पहले देखेंगे, जिसमें कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होता था। आप सभी को पता है, आप पुरानी फिल्मों में देखते हो तब भी आपको पता चलता होगा कि उस टाइम यानी कि जिस टाइम ये शासन चल रहा था उस टाइम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता था। इस यज्ञ में एक राजा, अब अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, तो इस यज्ञ में एक राजा अपना घोड़ा विचरण के लिए छोड़ता, दूसरा राजा रोकता, तो उन दोनों राजाओं के मध्य जो वो लड़ाई होती थी। और अगर जो है वो कोई राजा या कोई भी व्यक्ति उस घोड़े को नहीं रोकता था तो इसका मतलब ये होता था कि वो राजा जो है वो बहुत शक्तिशाली है, यानी कि जिसने घोड़ा छोड़ा है वो राजा बहुत शक्तिशाली है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो है वो वर्ण क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आता है इससे। वर्ण क्या होता है? वर्ण व्यवस्था का उदय जो वो ऋग्वेद से माना जाता है, ऋग्वेद में होता है। वर्ण व्यवस्था का उदय कब हुआ था? तो ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, इनके बारे में मैंने आपको पहले वाली क्लास में पढ़ा दिया था, बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स में जो है वो मैंने आपको कवर करवा दिया। वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में यह जातीय व्यवस्था में बदल गई, यानी कि वर्ण व्यवस्था का उदय तो ऋग्वेद में होता है, बट ये वर्ण व्यवस्था जो थी वो उत्तर वैदिक काल में जो वो जातीय व्यवस्था में बदल गई थी। समाज में कई समूह होते थे, जैसे कि पुरोहित, योद्धा, दोनों वैभवशाली होते थे। जो पुरोहित होते थे और योद्धा होते थे वो तो वैभवशाली होते थे, लेकिन जो कृषि करते थे, कृषक होते थे, जो व्यापारी व्यापार करते थे, वो दोनों जो थे वो सिर्फ धनवान होते थे, यानी कि वो पैसे वाले तो होते थे लेकिन वो धनवान होते थे, वो वैभवशाली नहीं होते थे। और जो पशुपालन करते थे, जो शिल्पकार होते थे, जो श्रमिक होते थे, जो शिकारी होते थे, जो मछली पकड़ने वाले होते थे, जो भोजन संग्राहक होते थे, ये सब जो है वो निर्धन की श्रेणी में उस टाइम रखे जाते थे। तो इस तरीके से जो है वो समाज को कई समूह में विभाजित कर रखा था। नेक्स्ट देखते हैं, पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। अब जो पुरोहित जी जो थे उन्होंने वर्गों को कितने भागों में विभाजित किया था? तो उनको 4 भागों में विभाजित किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिन्हें क्या कहा जाता है? वर्ण कहते हैं। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया और उनको क्या कहते हैं? जिन्हें कहते हैं वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं ब्राह्मण्य वर्ण। इसका कार्य वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, यानी कि जो ब्राह्मण होते थे उनका कार्य क्या होता है कि वेदों का तो अध्ययन करें खुद, और वेदों का अध्ययन करने के बाद में अध्यापन करवाएं और इसके साथ में यज्ञ करते हैं। तो उस समय यज्ञ की जो प्रक्रिया करते हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा ही तो करी जाती है। तो ये तो सिंपल सा अभी भी हमारे यही चलता आ रहा है कि ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ कार्य संपन्न करवाए जाते हैं, पूजा पाठ भी ब्राह्मणों के द्वारा करी जाती है। और वैसे तो अभी हमारा जो है वो हमारी पीढ़ी आगे बढ़ती भी चल रही है, लेकिन उस टाइम जो है वो ज़्यादातर ऐसा ही होता था कि जिसको काम था उसी को सौंपा जाता था। क्षेत्रीय वर्ण, इनका कार्य युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। क्षेत्रीय नाम से ही दिख रहा है कि इनका कार्य युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना होता था। नेक्स्ट आ जाता है विश्य या वैश्य। इनमें जो है वो कृषक, पशुपालक, व्यापारी आदि आते थे, यानी कि विश्य या वैश्य में कौन कौन आते थे? तो कृषक आते थे, व्यापारी आते थे और पशुपालक आते थे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। क्षेत्रीय व वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था। अब आपसे पूछ लेंगे कि यज्ञ करने का अधिकार जो वो वर्णों में किनको था? तो क्षेत्रीय को था और वैश्य को था। शूद्र, इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था, यानी कि शूद्र जो थे इनका काम क्या था? तो शूद्र का काम था कि ये जो तीनों वर्ण आ जाते हैं, क्षेत्रीय और वैश्य और ब्राह्मणीय, इन तीनों की सेवा करने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो शूद्रों के द्वारा किया जाता था। औरतों को शूद्र के समान माना गया। महिलाएं एवं शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, यानी कि जो औरतें थी उनको शूद्र के समान माना जाता था, और महिलाएं और शूद्र जो थे उनको वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। तो इतना भेदभाव जो है वो उस टाइम भी देखने को मिलता है। अगर हमसे इनकी बारे में पूछे तो उस टाइम जो है वो हमें भेदभाव भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली स्लाइड पे, और इसके साथ में जो है वो एक अछूत वर्ग भी होता था, यानी कि इन 4 वर्गों या वर्णों के अलावा जो है वो एक अछूत वर्ग भी होता था। इसमें अछूत वर्ग में इसमें शिल्पकार आ जाते थे, शिकारी आ जाते थे, भोजन संग्राहक आ जाते थे, शव को दफनाने व जलाने वाले आते थे। इन्हें अपवित्र माना जाता था, यानी कि जो अछूत वर्ग होता था इन्हें अपवित्र माना जाता था। बिल्कुल भी इनको जो है वो अपने समाज में शामिल होने लायक नहीं, ये समझते नहीं थे। इनको ये समझते थे कि ये अपवित्र है, क्योंकि ये शिल्पकार का काम कर रहे हैं, शिकार करने का काम कर रहे हैं, और इसके साथ में शव को दफनाने का काम कर रहे हैं, सब को जलाने का काम कर रहे हैं। इस वजह से ये अपवित्र है, ये पवित्र नहीं है। ये धारणा जो है उस टाइम की बनी हुई थी। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था को कई लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि सही बात है, ये जो है वो गलत दिशा में जाने वाला है, या हम बात कर सकते हैं कि हमारे समाज को जो है वो और ज़्यादा जो है वो नीचे गिराने वाली बात आ जाती है कि ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई जो ये वर्ण व्यवस्था आ जाती है, इसको कई लोगों ने जो है वो स्वीकार नहीं किया। और करते भी क्यों? क्योंकि उन्होंने जो व्यवस्था बनाई है उसमें जो है वो बात कर दी उन्होंने कि अमीर और अमीर होते जाओ और गरीब होते जाओ, और इसके साथ में भेदभाव रूपी भावना जो है वो उस टाइम देखी गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के विरोध के कारण। अब जो है वो वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों करते हैं, कुछ कारण जो है वो मैं आपको बताऊंगी, तो आप ध्यान से देखना। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे, यानी कि कुछ लोगों का मानना था कि जन्म के आधार पर जो है वो हमारा जो वर्ण निर्धारण कर दिया जाता है या वर्ण निर्धारित कर दिया जाता है तो वो सही बात नहीं है। कुछ राजा खुद को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे, और कुछ राजाओं का ये मानना था कि हम तो पुरोहित से भी श्रेष्ठ हैं। कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर वर्ण निर्धारण जो है वो ठीक नहीं मानते थे, और कुछ लोगों का मानना था कि आप व्यवसाय के आधार पर वर्ण निर्धारण कर रहे हो, ये सही नहीं है, यानी कि ये तर्कसंगत बात नहीं आती है।
इन्हीं के बीच जो है वो आगे हम बात करते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको होना चाहिए, यानी कि कुछ लोग ये मानते थे कि अनुष्ठान को संपन्न करने का जो अधिकार होता है वो सबके पास में होना चाहिए, सबका अधिकार होना चाहिए। वर्ण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के व्र से हुई है। वर्ण शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो संस्कृत के व्र से हुई है, वर्णे धातु से हुई है। यानी कि किस धातु से हुई है? तो वर्णे धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है चुनना, चुनना या वर्ण करना। जिसका अर्थ क्या होता है? चुनना या वर्ण करना। ठीक है। वर्ण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की व्र धातु से हुई है या वर्णे धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है चुनना या वर्ण करना। ओके, नेक्स्ट, संभवतः वर्ण से तात्पर्य वृत्ति। संभवतः वर्ण से तात्पर्य क्या होता है? वृत्ति या किसी विशेष व्यवसाय के चुनने से होता है। संभवतः वर्ण से तात्पर्य क्या होता है? तो वृत्ति, या हम बात कर सकते हैं कि किसी विशेष व्यवसाय के चुनने से होता है। कोई विशेष व्यवसाय चुनने का तात्पर्य या जो होता है वो वर्ण होता है। ठीक है। और समाजशास्त्रीय भाषा में वर्ण का अर्थ वर्ग से है। अब जो समाजशास्त्रीय भाषा है उसमें वर्ण का अर्थ क्या दिया गया है? वर्ग दिया गया है, जो अपने चुने हुए विशिष्ट व्यवसाय से आबद्ध है, यानी कि बंधा हुआ है, जो अपने चुने हुए विशिष्ट व्यवसाय से आबद्ध है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित दैवीय सिद्धांत के अनुसार चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। यानी कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित जो दैवीय सिद्धांत के अनुसार ये बात आती है कि चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। मुख से तो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, बाहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, जांघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, और पैरों से जो शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, इसी वजह से हम मतलब एक हिंट की तरह याद रख सकते हैं कि इनको वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। वैसे अर्थ संबंधी नीतियों का संचालन वैश्य वर्ग करता है। यानी कि वैश्य का मतलब क्या होता है कि अर्थ संबंधी जो नीतियाँ होती है उनका संचालन कौन सा वर्ग करता है? तो वैश्य वर्ग करता है। अर्थ संबंधी नीतियों का संचालन किस वर्ग के द्वारा किया जाता है? तो वैश्य वर्ग के द्वारा अर्थ संबंधी नीतियों का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अध्ययन, भजन और दान उसका परम कर्तव्य होता है। यानी कि अध्ययन, भजन और दान उसका परम कर्तव्य है। पाणिनि ने वैश्य के लिए अर्थ शब्द का प्रयोग किया है। अब पाणिनि की जो किताब आ जाती है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो वो आपको ध्यान में रखनी है। और इसके साथ में जो वो पाणिनि ने वैश्य के लिए जो है वो किस शब्द का प्रयोग किया है? तो अर्थ शब्द का जो है वो प्रयोग किया है। किसने प्रयोग किया है? पाणिनि ने किया है। और वैश्य का जो कार्य होता है, ये परम कर्तव्य होता है, वो अध्ययन करना, भजन करना और दान करना जो है वो इनका कार्य होता है या कर्तव्य होता है। नेक्स्ट, मन्नु ने मनुस्मृति में, मनुस्मृति किसकी लिखी हुई है? तो मन्नु की लिखी हुई है। मन्नु ने मनुस्मृति में वैश्यों के भी 7 धर्मों का उल्लेख किया है। मन्नु ने मनुस्मृति में वैश्यों के भी 7 धर्मों का उल्लेख किया है। अब जो मन्नु थे उन्होंने मनुस्मृति जो लिखी थी उसमें उन्होंने वैश्य के भी 7 धर्मों का उल्लेख किया। 7 धर्म कौन से आ जाते हैं? पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और व्यापार करना, ये उनके 7 धर्म आ जाते हैं। और इसके साथ में, यार ये कितना फास्ट ऊपर जाता है, व्यापार करना और ब्याज पर धन देना और कृषि करना, ब्याज पर धन देना और कृषि देना, ये जो है वो 7 बातें जो वो किन के लिए कही गई है? वैश्यों के लिए कही गई है। किसने कही है? तो मन्नु ने कही है। और उन्होंने किस में कही है? तो वो मनुस्मृति में कही है। ठीक है। वर्ण व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में बताइए, जिससे कि बार बार क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से देख लेना। वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं। वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक अवधारणा है। वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक अवधारणा है। वर्ण का अर्थ चुनाव करने से है। वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म नहीं कर्म या व्यवस्था था। यानी कि वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वो जन्म नहीं था, बल्कि उनका कर्म और उनकी व्यवस्था था। पूर्व वैदिक काल में वर्ण परिवर्तनीय था। यानी कि पूर्व वैदिक काल में जो वो वर्ण परिवर्तनीय था। वर्ण व्यवस्था ने भारतीय समाज को 4 वर्णों में जो है 4 वर्गों में बांटा है। तो वर्ण व्यवस्था जो थी उसने हमारे भारतीय समाज को 4 वर्गों में बांटा है। अब 4 वर्णों के कार्य और कर्तव्य अलग अलग थे। और ये जो 4 वर्ण थे, इनका जो कार्य था, इनके जो कर्तव्य थे वो अलग अलग थे। कार्यात्मक विभाजन के आधार पर वर्णों को सामाजिक स्थिति भी भिन्न थी। यानी कि कार्यात्मक विभाजन के आधार पर जो वर्ण थे उनकी जो सामाजिक स्थिति थी वो भी भिन्न थी।
तो ये हमने वर्ण के बारे में जो वो अच्छे से पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से क्लियर करते हुए सारी चीज़ें जो है वो हमने कवर कर लिया। तो मुझे नहीं लगता कि अभी हमारा क्वेश्चन जो है वो बचने वाला है या हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ से नहीं आएगा। अब हम बात कर लेते हैं जनपद के बारे में। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह होता है, यानी कि जनपद का अर्थ क्या होता है। तो मोस्टली यही बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि जिस शब्द के बारे में या जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं तो उसके बारे में जो है वो हमें सारी चीज़ों को पता होना जो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जन के बसने की जो जगह होती है उसको जनपद कहा जाता है। जनपद कौन कौन से आ जाते हैं, तो मैंने इसमें जो है वो मैप में बताया ताकि आप अच्छे से जो है वो आपके याद हो जाए। गांधार, तक्षशिला, पांचाल, कुरु, हस्तिनापुर, कौशल, वैशाली, मगध, वज्जी और अवंती, ये जो है वो जनपद आ जाते हैं। तो इनको जो है वो एक बार आप याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि इनसे बार बार क्वेश्चन बन जाता है, फिर ढंग से जो है वो हमें पेपर के टाइम याद नहीं आता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो है वो हम गलती कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चित्रित धूसर पात्र वैदिक काल की पहचान मानी जाती है, जिसमें इसमें ज़्यादातर थालियाँ कटोरियाँ मिली है, यानी कि चित्रित धूसर पात्र जो है वो वैदिक काल की पहचान मानी जाती है। तो चित्रित धूसर पात्र किसकी पहचान मानी जाती है, तो वैदिक काल की पहचान मानी जाती है। इसमें ज़्यादातर थालियाँ कटोरियाँ मिली है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। अब पुरातत्वविद जो थे उन्होंने इन जनपदों की जो है वो कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, यूपी में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास में अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा नाम याद रख लेना, अंतरजी खेड़ा। यूपी में मेरठ, दिल्ली में पुराना किला और एटा के पास में जो वो अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला लोग झोपड़ियों में रहते थे, यानी कि खुदाई करने के बाद में पता चला कि वहाँ के जो लोग थे वो झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। और वो कौन कौन सी फसलें उगाते थे, तो चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों आदि फसलें वो उगाते थे। जनपद काल के लोग की मुख्य फसल क्या थी। अब आपसे ये क्वेश्चन कर लेंगे हम, साथ साथ में आपको जो है वो क्वेश्चन भी बता रहे हैं कि जनपद काल के लोगों की मुख्य फसलें क्या थी। तो इसमें जो है वो आप देख लेना, ठीक है। लाल रंग के मिट्टी के बर्तन वैदिक काल में मिले हैं, सबसे ज़्यादा मिले हैं, यानी कि अब आपसे क्वेश्चन कर लेंगे कि लाल रंग के मिट्टी के बर्तन जो है वो सबसे ज़्यादा किस काल में मिले हैं, तो वो वैदिक काल में लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अब हम बात करते हैं महाजनपद के बारे में। तो आज से 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इनको ही महाजनपद कहा जाने लगा। अब जो महाजनपद जो है वो किनको कहा जाने लगा, तो आज से 2500 साल पहले जो है वो कुछ जनपद जो है वो अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। तो वो जनपद महत्वपूर्ण हो गए थे, तो महत्वपूर्ण हो गए थे, तो वो महाजनपद जो है वो कहलाने लगे, ठीक है। महाजनपद काल की राजनीतिक दशा जो है वो कैसी थी। अब हम बात कर लेते हैं कि महाजनपद काल की राजनीतिक दशा जो थी वो कैसी थी। राजाओं ने नियमित सेना रखी और वेतन दिया जाने लगा, यानी कि महाजनपद काल की राजनीतिक दशा ऐसी थी कि राजा जो वो नियमित सेना रखते थे और इसके साथ में जो है वो नियमित वेतन देते थे। वेतन में आहत सिक्के, पंचमार्क कॉइन्स दिए जाते थे। मतलब कि हमारे नोट्स में जो है वो आपको इंग्लिश भी मिलेगी और इसके साथ में हिंदी भी मिलेगी। आहत सिक्कों का मतलब होता है कि चोट अर्थात, यानी कि चोट मार के जो सिक्के अर्थात जो ठप्पे मारकर जो सिक्के बनाए जाते हैं ना, उसे आहत सिक्के कहते हैं। अब आहत सिक्के किसे कहते हैं, जो ठप्पे मार के बनाए जाते हैं या फिर चोट मारकर जो वो बनाए जाते हैं। ऐसे बता सकती हूँ कि आहत सिक्कों का मतलब क्या होता है कि जिनको जो वो चोट मारकर या ठप्पे मारकर जो सिक्के बनाए जाते हैं उनको आहत सिक्के कहा जाता है। महाजनपदों के राजा और ऋग्वेद के राजा के मध्य जो वो अंतर क्या आ जाता है या तुलना क्या आ जाती है, भिन्नता क्या आ जाती है। तो महाजनपदों के राजा और ऋग्वेद के राजा महाजनपदों के जो राजा आ जाते हैं वो राजा महल में रहते थे और उनकी बड़ी बड़ी राजधानियाँ होती थी। और ऋग्वेद के जो राजा थे वो राजा महल में नहीं रहते थे और न ही उनकी बड़ी बड़ी राजधानियाँ थी। तो ये जो बेसिक सा पॉइंट है वो आप याद रख लेना। मतलब जो महाजनपद के राजा थे वो तो महलों में रहते थे और बड़ी बड़ी राजधानियाँ उनकी होती थी। लेकिन ऋग्वेद के जो राजा थे वो बड़े बड़े महलों में भी नहीं रहते थे और उनकी बड़ी बड़ी राजधानियाँ भी नहीं होती थी। नेक्स्ट, राजा के पास अपनी विशाल सेना होती थी। तो महाजनपद वाले जो आ जाते हैं राजा, उनके पास में अपनी विशाल सेना होती थी, लेकिन ऋग्वेद वाले जो आ जाते हैं उनके पास में अपनी कोई सेना नहीं होती थी।
जनपद और महाजनपद में अंतर बताइए। तो जनपद वो स्थान जहाँ लोग अपने पैर सेट कर के बस जाते थे और उन्हीं में से कुछ जनपद को बड़ा बना के उन्हें महाजनपद बना दिया गया था। यानी कि जनपद का मतलब होता है बहुत छोटा स्थान, जो मतलब लोग झोपड़ियों में रहते थे, जो पैरों को सेट कर जो है वो बस जाया करते थे। लेकिन वही अगर हम बात करें तो जनपद का जो बड़ा मतलब जिन जनपदों को बड़ा बना दिया गया था, जो जनपद बड़े होते थे उनको हम जो है वो महाजनपद बोल सकते हैं, या उनको महाजनपद बना दिया गया था। जनपद में सामान्य लोग रहते थे, जबकि महाजनपद में राजा रहा करते थे। अब बड़े जगहों पे, या हम बात कर सकते हैं कि बड़े महलों में या बड़ी जगहों पे तो राजा ही रहेंगे ना, तो जनपद में तो सामान्य लोग रहते थे, लेकिन महाजनपद में राजा लोग रहते थे। ठीक है, जनपद बस्तियों को कहा जाता था, और जनपद जो होता था वो बस्तियों को, झोपड़ियों को कहा जाता था, और महाजनपद उन राष्ट्रों को कहा जाता था जहाँ राजा रहते थे। यानी कि जनपद बस्तियों को कहा जाता था और महाजनपद उन राष्ट्रों को जहाँ एक राजा होता था। ठीक है, महाजनपद के किले बंद कर दिए गए थे, और महाजनपद के किले जो थे वो बंद कर दिया करते थे। मतलब उनकी सुरक्षा के लिए चारों ओर लकड़ी, ईंटों, पत्थर की विशाल दीवारें बनाई गई, बल्कि जनपद में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। यानी कि महाजनपद में जब राजा रह रहा है तो उस राजा की सिक्योरिटी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जनपद के चारों तरफ जो है वो लकड़ी की, ईंटों के, पत्थर की जो वो विशाल दीवारें बनाई जाती थी, जिससे कि वो महाजनपद जो था वो सिक्योर रह सके, या हम बात कर सकते हैं कि वो सुरक्षित रह सके। और लेकिन जनपद जो था वहाँ पे ऐसी कुछ भी नहीं होता था, यानी कि कोई भी चीज़ जनपद में ऐसी नहीं होती थी। महाजनपद काल में कर की व्यवस्था भी थी। अब जहाँ पे राजा रहेगा वहाँ पर कर तो वो जरूर ही लेंगे, तो 1/6 हिस्सा कर के रूप में उपज का इसे भाग कहा जाता था। यानी कि महाजनपद काल के जो लोग मतलब बात कर सकते हैं, राजा जो थे वो कर भी लिया करते थे, और कितना लिया करते थे, तो 1/6 हिस्सा कर के रूप में वो लिया करते थे उपज का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओके कारीगर कृषकों पर कर लगते थे। यानी कि जो कारीगर होते थे, जो कृषक होते थे, उन पर क्या लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था, कर लगाया जाता था। कारीगर कृषकों पर टैक्स लगाया जाता था। महाजनपद काल में बेगार व्यवस्था शुरू हो गई थी। अब जहाँ पे राजा रहेंगे वहाँ पर तो बेगार व्यवस्था भी तो चलेगी ना, उनकी बेगार कौन करेगा, तो महाजनपद काल में बेगार व्यवस्था शुरू हो गई थी। पशुपालक, व्यापारी, आखेट संग्राहक पर भी जो वो टैक्स लगाए जाते थे। यानी कि पशुपालक, व्यापार, आखेट संग्राहक पर भी जो वो कर लगाए जाते थे। ठीक है, कृषि में 2 बड़े परिवर्तन या क्रांति आई। यानी कि कृषि में 2 बड़े जो है वो परिवर्तन आए या क्रांति आई। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। जो हल्के फाल होते थे वो लोहे के बनने लगे। लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण किया जाने लगा। यानी कि बीज की जगह पर जो है वो उन्होंने पौधा लगाना ही शुरुआत कर दी। पौधा लगाने की शुरुआत ही जो है वो इनके द्वारा कर दी गई। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की 2 सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है, ये जो कृषि के क्षेत्र में हुई थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। 16 महाजनपद काल, 16 महाजनपद काल, जिसमें कि कौन कौन से आ जाते हैं, तो एक तो अवंती आ जाता है, चेदी आ जाता है, अस्मक आ जाता है, वत्स्य आ जाता है, काशी आ जाता है, मत्स्य आ जाता है। मत्स्य अपना जो विराट नगर वाला आता है वो इसमें आ जाता है। गांधार आ जाता है, वजी आ जाता है, कंबोज आ जाता है, मगध आ जाता है, कौशल आ जाता है, सुरसेन आ जाता है, अंग आ जाता है, पांचाल आ जाता है, कुरु आ जाता है और मल्ल आ जाता है। तो ये ध्यान में रख लेना क्योंकि इनसे जो है वो बार बार क्वेश्चन बनता है, तो आप इनको याद कर लेना है। ये पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, महाजनपद और उनकी राजधानी और वर्तमान क्षेत्र, यानी कि महाजनपद और उनकी राजधानी कौन कौन सी आ जाती हैं और उनके जो अभी वर्तमान क्षेत्र कौन कौन से आ जाते हैं। तो अंग की राजधानी क्या आ जाती है, चंपा। वर्तमान क्षेत्र भागलपुर व मुंगेर आ जाते हैं। मगध की गिरिवर्ज या राजगृह आ जाती है। वर्तमान क्षेत्र पटना, गया, शाहबाद। काशी की जो है वो वाराणसी आ जाती है और इसमें वर्तमान क्षेत्र भी वाराणसी आ जाता है। कौशल की श्रावस्ती, अयोध्या। फैजाबाद, गोंडा और इसके साथ में बहराइच। वज्जी की विदेह एवं मिथिला। वैशाली व उत्तर बिहार का जो क्षेत्र आ जाता है या जिला आ जाता है वो। मलय जो आता है वो कुशावती, कुशीनगर,
देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और बस्ती और गोरखपुर जो है वो यहाँ पे आ जाता है वर्तमान क्षेत्र। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, चेदी की जो राजधानी आ जाती है वो शक्तिमती आ जाती है और वर्तमान क्षेत्र बुंदेलखंड। बत्तिस्से की कौशाम्बी आ जाती है, इलाहाबाद व मिर्ज़ापुर वर्तमान क्षेत्र। कुरु की इंद्रप्रस्थ के पश्चिमी में स्थित क्षेत्र आ जाता है। हरियाणा, दिल्ली का यमुना का जो क्षेत्र आ जाता है वो इसमें वर्तमान क्षेत्र। पांचाल की उत्तर पांचाल अहिचित्र आ जाती है और दक्षिणी पांचाल की कापिल्य आ जाती है। ये दोनों याद रख लेना, क्योंकि पांचाल की जो उत्तर पांचाल आता है उसकी तो अहिचित्र आ जाती है, लेकिन जो दक्षिणी पांचाल आता है उसकी कापिल्य आ जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र इसमें वर्तमान क्षेत्र है। मत्स्य की मैंने आपको बता दिया था, विराटनगर आती है जिसमें अपना अलवर, भरतपुर, जयपुर को जो है वो शामिल किया जाता है। सुरसेन, मथुरा राजधानी आ जाती है। ब्रजमंडल का क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है, मतलब वर्तमान क्षेत्र आ जाता है। अश्मक जो आता है इसमें पोतन या पोटली आ जाता है। वर्तमान क्षेत्र नर्मदा व गोदावरी नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है वो आ जाता है। अवंती की जो है वो उत्तर अवंती की तो उज्जैनी आ जाती है, यानी कि जो उत्तर अवंती आ जाती है उसकी राजधानी तो उज्जैनी आ जाती है, लेकिन दक्षिणी अवंती की जो राजधानी आ जाती है वो महिष्मती आ जाती है और इसका जो क्षेत्र या वर्तमान क्षेत्र वो है वो मालवा आ जाता है। गंधार जो आता है उसकी राजधानी तक्षशिला आ जाती है। वर्तमान क्षेत्र पाकिस्तान का पूर्वी व अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र आ जाता है। पाकिस्तान का पूर्वी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र आ जाता है। लास्ट अपनी 16वीं आ जाती है कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक आ जाती है और इसके साथ में जो ये वर्तमान क्षेत्र पाकिस्तान का आधुनिक हज़ारा जिला जो है वो आ जाता है। अगला जो है वो हम पढ़ेंगे मगध महाजन पद के बारे में। तो मगध महाजन पद जो है वो इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो वो इस क्षेत्र में हमें मगध साम्राज्य देखने को मिलता है। मगध साम्राज्य इंडिया के मैप में हमें कहाँ को देखने को मिलता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मगध सभी महाजन पदों में इसका उदय साम्राज्य के रूप में क्यों हुआ। ये क्वेश्चन है कि मगध जो आता है वो सभी महाजन पद में इसका उदय जो वो साम्राज्य के रूप में क्यों हुआ। कहने का मतलब ये है कि इतने महाजन पद थे, उसमें मगध महाजन पद का जो है वो उदय साम्राज्य के रूप में क्यों हुआ था। तो 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बना, यानी कि बहुत बड़ा जनपद बन चुका था 200 साल के भीतर मगध। गंगा और सोन नदी मगध से होकर बहती थी। दूसरा कारण, गंगा और सोन नदी जो थी वो मगध से होकर बहती थी और यातायात, जल वितरण, जमीन की उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। ये जो नदियाँ थी वो हमारे यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए इम्पोर्टेंट थी और ये कहाँ से होकर गुजरती थी, तो ये मगध से होकर गुजरती थी। नेक्स्ट देखते हैं, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। जंगलों में जो मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। जंगलों में जो हाथी थे उनको प्रशिक्षण देकर सेना में लगाया जाता था। जंगलों में घर, गाड़ियाँ, रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। ठीक है, लोहा इस्क की खदानें थी, मजबूत हथियार थे, औजार बनाने के लिए उपयोगी थे। और यहाँ पे जो लोहा इस्क जो था उसकी खदानें थी जो कि मजबूत हथियार और औजार बनाने के लिए उपयोगी थे। और इसके साथ में मगध का जो एक हिस्सा था वो जंगलों से भरा था, जहाँ से जो है वो हाथी थे। इन हाथियों को प्रशिक्षण देके जो है उन्होंने अपनी सेना में इनको शामिल कर लिया था और जंगलों से उनको जो है वो गाड़ियाँ और रथ जो है वो बनाने के लिए लकड़ियाँ मिल जाती थी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न माने जाते हैं कि मगध जो है वो एक साम्राज्य के रूप में क्यों उभरा था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, मगध में 2 शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार और एक शासक आ जाता है अजातशत्रु। यानी कि 2 जो है वो शक्तिशाली शासक थे, जिसमें कि एक बिंबिसार आ जाता है, एक अजातशत्रु आ जाता है। वह महापद्म नंद भी शक्तिशाली शासक थे और इसके साथ में नंद वंश के शासक महापद्म नंद जो है वो भी शक्तिशाली शासक थे। महापद्म नंद भी शक्तिशाली शासक थे। मगध की राजधानी बिहार में राजगृह आधुनिक राजगीर आ जाती है। बाद में पाटलिपुत्र बनाई गई थी, आज जिसको पटना कहा जाता है, वो बाद में राजधानी बनाई गई थी। नेक्स्ट, पटना राजधानी उदयन ने बनाई थी। यानी कि अब बात कर लेंगे कि जो पटना को राजधानी जो थी वो किस शासक ने बनाई थी। तो पटना को राजधानी जो थी वो उदयन ने जो है वो उसको राजधानी बनाया था, पटना को उदयन ने। सिकंदर भारत की किस नदी तक पहुंच गया था। तो व्यास नदी के किनारे जो वो सिकंदर पहुंच गया था।
सिकंदर मैसिडोनिया का राजा था। और सिकंदर कहाँ का राजा था? तो मैसिडोनिया का सिकंदर राजा था। वजी महाजनपद, इसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे क्या कहा जाता था? गण या संघ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गण या संघ। यहाँ गणतंत्र की सभाओं में स्त्रियां और दास और इसके साथ में कामगार जो थे वो शामिल नहीं होते थे। यानी कि यहाँ जो गणतंत्र की सभा होती थी उसमें स्त्रियां और दास और इसके साथ में जो कामगार जो थे वो शामिल नहीं होते थे। नेक्स्ट, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण और संघ से संबंधित थे। और बुद्ध और महावीर जो थे वो दोनों गण और संघ से संबंधित थे। गण शब्द का प्रयोग जो है वो कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। गण शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता था? तो कई सदस्यों वाले समूह के लिए गण शब्द का प्रयोग किया जाता था। संघ अर्थात संघ शब्द का प्रयोग जो वो संगठन या सभा के लिए किया जाता था। संघ शब्द का प्रयोग सभा या संगठन के लिए किया जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वजी संघ का यह वर्णन दृग निकाय से लिया गया है। वजी संघ का जो ये वर्णन है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो दृग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे क्वेश्चन आपसे तो आप ध्यान में रख लेना। दृग निकाय से लिया गया था। दृग निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दृग निकाय क्या है? दृग निकाय जो है वो एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें कि बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए। इन्हें जो वो करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। आजाद शत्रु वजी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्सकार को बुद्ध के पास में सलाह के लिए भेजा। यानी कि आजाद शत्रु ने अपने मंत्री वस्सकार को जो वो बुद्ध के पास में सलाह के लिए भेजा। अजात शत्रु वस्सकार व बुद्ध समकालीन थे। अब आपसे पूछ लेंगे तो आप ध्यान से याद रख लेना कि अजात शत्रु और वस्सकार और बुद्ध जो थे वो समकालीन थे। वज्जी संघ और महाजन पद में दो अंतर बताइए दोनों में अंतर बताइए। यानी कि वज्जी संघ में और महाजन पद में क्या अंतर आ जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपसी मेलजोल द्वारा कार्य किए जाते थे। वज्जी संघ में क्या होता था कि आपसी मेलजोल के द्वारा कार्य किए जाते थे। वहीं महाजन पद में जो वो राजा की स्वेच्छा से कार्य होते थे। और वज्जी संघ में पारंपरिक नियमों का पालन करना आवश्यक होता था। वहीं अन्य महाजन पद जो होते थे उनमें पारंपरिक नियमों का उल्लंघन किया जाता था, उनका पालन करना जो है वो आवश्यक नहीं होता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वज्जी संघ वाले जो है वो पूर्णतः नियमित रहते थे, उनकी सभाएं जो है वो पूर्णतः नियमित रहती थी। वहीं अगर हम महाजन पद की बात करते हैं तो राजा सलाह तो लेते थे परंतु फैसला स्वेच्छा से ही करते थे। यानी कि राजा जो है वो मतलब सभा से सलाह तो लेते थे लेकिन फैसला वो स्वेच्छा से ही करते थे, यानी कि स्वयं से ही करते थे। नेक्स्ट, गण और संघ गुप्त काल तक बने रहे थे। और ये जो गण और ये जो संघ जो थे वो दोनों जो थे वो गुप्त काल तक बने रहे थे। गण और संघ गुप्त काल तक बने रहे थे। एथेंस में जनतंत्र नहीं था, क्यों? अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो एथेंस जो आ जाता है वहाँ पर जनतंत्र नहीं था, क्यों? इसका कारण क्या आ जाता है? क्योंकि औरतों को नागरिक का दर्जा प्राप्त ही नहीं था। यानी कि एथेंस में औरतों को नागरिकता का दर्जा प्राप्त नहीं था। वह खादानों, खेतों, घर और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को नागरिक अधिकार नहीं मिले हुए थे। यानी कि एथेंस में जो है वो महिलाओं को नागरिकता का अधिकार नहीं दिया हुआ था। और इसके साथ में जो खेतों में और खेतों में कार्यशालाओं में जो काम करते थे उन लोगों को भी जो है वो नागरिकता का अधिकार नहीं दे रखा था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। नए शासक लगभग 300 साल पहले, महाजन पद लगभग 300 नए शासक लगभग 3000 साल पहले, महाजन पद लगभग 3000 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण, दृग निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले, गण या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले। यानी कि गण और राज्य संघों का अंत, गण या संघ राज्यों का जो अंत हुआ था वो कब हुआ था? तो वो 1500 साल पहले जो है वो इनका अंत हुआ था। नेक्स्ट, अगला लेसन अपना अध्याय 6 का आ जाता है नए प्रश्न नए विचार, जिसमें कि हम बुद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं बुद्ध की कहानी के बारे में। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनको किन नाम से भी जाना जाता था? गौतम के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 2500 वर्ष पूर्व जो है इनका जन्म हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। और ये किस गण से संबंधित थे? तो शाक्य नामक छोटे गण से संबंधित थे। बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध को जो वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बोध गया बिहार में जो एक पीपल का वृक्ष
कक्षा आ जाता है, वहाँ से इनको ज्ञान का प्राप्ति हुई थी। पहली बार उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिए थे। बुद्ध ने पहली बार जो वो उपदेश कहाँ दिए थे, तो उन्होंने जो वो पहली बार उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में जो उन्होंने पहले उपदेश दिए थे। बुद्ध ने मृत्यु जो है वो इनकी कहाँ पे हुई थी, तो कुशीनारा में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु कब कहाँ पे हुई थी, तो कुशीनारा में हुई थी। बुद्ध ने लिप्सा यानी कि लालच को तृष्णा कहा है। बुद्ध जो थे उन्होंने लिप्सा लालच को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने लालच तृष्णा व उनका समाधान आत्म संयम और विषय पर प्रकाश डाला है। बुद्ध ने कहा है कि हमारे अंदर जो लालच होता है, हमारे अंदर जो तृष्णा होती है, उसका समाधान जो है वो हमारे आत्म संयम जो है उससे ही हो सकता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी है। बात कर लेंगे कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी है सामान्य लोगों को, तो उन्होंने प्राकृत भाषा में दी है। सारनाथ ने उपदेश दिया। इस घटना की स्मृति में यह सारनाथ स्तूप का निर्माण किया गया है। यानी कि सारनाथ में जो है वो बुद्ध के द्वारा उपदेश दिया गया था। इस घटना की वजह से सारनाथ में जो है वो सारनाथ स्तंभ, यह हम बात कर सकते हैं, सारनाथ स्तूप का निर्माण किया गया था। सारनाथ स्तूप का निर्माण क्यों किया गया था, क्योंकि बुद्ध के द्वारा सारनाथ में उपदेश दिए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम बात करते हैं किस्सा गौतमी की कहानी जो बुद्ध से जुड़ी है। किस्सा गौतमी की कहानी जो बुद्ध से जुड़ी है। इनके पुत्र की मृत्यु हो गई। यह बुद्ध के पास गए और बुद्ध ने कहा, एक मुट्ठी सरसों ऐसे घर से लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। सत्य जिया जाता है, सिखाया नहीं जाता है, मतलब मृत्यु सत्य है। इसको छोड़ो आप, ठीक है, मैं समझाती हूँ आपको। तो किस्सा गौतमी की एक बात आती है कि किस्सा गौतमी जो आती हैं वो उनकी कहानी जो वो बुद्ध से जुड़ी हुई है। तो वो कैसे जुड़ी हुई है कि एक महिला थी, उनकी जो है वो पुत्र की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में वो बुद्ध के पास में जाती है और कहती है कि मेरे पुत्र को जो है वो वापस जीवित कर दो। तब बुद्ध ने कहा कि आप जो है वो क्या करो कि जो एक मुट्ठी सरसों लेकर, मतलब एक मुट्ठी जो है वो सरसों आप किसी के घर से लेकर आओ। तब जो है वो महिला जो है वो जाती है, लेकिन उनको जो वो एक कंडीशन दी जाती है, एक शर्त दी जाती है। बुद्ध ये कहते हैं कि ऐसे घर से आपको जो वो एक मुट्ठी सरसों लेके आनी है जहाँ पर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, यानी कि किसी भी व्यक्ति की वहाँ पे मृत्यु नहीं हुई है। लेकिन महिला जैसे ही सबके घर में जाती है तो किसी ना किसी की मृत्यु तो हुई है। तो हम इस बात से जो है वो ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सत्य जो है वो जिया जाता है, सिखाया नहीं जाता है। मतलब कि मृत्यु सत्य है और वो कभी बदल नहीं सकता है। यानी कि कोई मनुष्य अगर धरती पे जन्म लिया है उसने, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। वो नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है कि वो अमर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपनिषद। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ध्यान से देख लेना। उपनिषद आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। सॉरी, ये आत्मा तथा ब्रह्म, यानी कि उपनिषद जो है उसमें ये बात बोली गई है, उस उपनिषदों में ये कहा गया है कि आत्मा तथा ब्रह्म जो है वो एक ही है। उपनिषद में ये बात कही गई है कि आत्मा तथा ब्रह्म जो है वो एक ही हैं। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। और उपनिषद जो है वो किन ग्रंथों का हिस्सा आ जाते हैं, तो उपनिषद जो है वो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा आ जाते हैं। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठना और पढ़ना और शिक्षा ग्रहण करना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना और पढ़ना और शिक्षा ग्रहण करना। उपनिषद में मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तथा अन्य यज्ञों की उपयोगिता का उल्लेख भी मिलता है। उपनिषदों में क्या होता है कि मृत्यु के बाद में हमारा जीवन कैसा रहता है, उसमें जानने की इच्छुक जो वो उपनिषदों में हमें मिलता है। और इसके साथ में हमें ये भी मिलता है कि यज्ञ की उपयोगिता क्यों है, यानी कि हमारे समाज में यज्ञ क्यों किए जाते हैं, उसकी उपयोगिता क्या आ जाती है। तो उसमें भी हमें निष्कर्ष या बात कर सकते हैं कि हमें बातें जो है वो उपनिषद में देखने को मिलती है। उपनिषद की शैली वार्तालाप आ जाती है। आपसे क्वेश्चन कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी गाइड में नहीं मिलेगा, सिर्फ आरबीएससी बुक्स या एनसीईआरटी बुक्स में आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं कि उपनिषद की शैली क्या आ जाती है, तो वार्तालाप आ जाती है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति क्या कहलाती है, षड दर्शन कहलाती है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति क्या कहलाती है, षड दर्शन कहलाती है, जिसमें कि पहली वैशेषिक आ जाती है, दूसरी न्याय आ जाती है, सांख्य आ जाती है, योग, और इसके साथ में पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्थापना, यानी कि इन 6 पद्धतियों की स्थापना किनके द्वारा करी गई थी।
तो जो पहला आ जाता है वैशेषिक। वैशेषिक की स्थापना जो है वो ऋषि कणद के द्वारा की गई थी। न्याय की स्थापना जो है वो गौतम के द्वारा करी गई थी। साख्य की स्थापना कपिल के द्वारा करी गई थी। योग की स्थापना पतंजलि के द्वारा की गई थी। पूर्व मीमांसा की स्थापना जैमिनी के द्वारा की गई थी। वेदांत या उत्तर मीमांसा की स्थापना व्यास जी के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नेक्स्ट, उपनिषदों में चर्चा में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा, कभी कभी गार्गी जैसी स्त्रियां, विचारों का भी उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में हमें ये बात देखने को मिलती है कि इसके जो उपनिषदों में जो चर्चा में जो भाग लेने वाले जो है वो अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण ही मिलते हैं, और इसके साथ में राजा, और कभी कभी जो है वो उपनिषदों में चर्चा करने के लिए या फिर विचार विमर्श करने के लिए जो वो गार्गी स्त्रियाँ भी मिलती हैं। आप सभी को पता ही है उनका नाम तो कितना पॉपुलर है। अगला अपना आ जाता है जैन धर्म। जैन धर्म जीन से बना है। किससे बना है? जीन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जैन धर्म का शब्द जो होता है वो जीन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने कि इंद्रियों को जीत लिया हो। जैन धर्म की स्थापना वर्धमान महावीर जैन ने करी थी। अब जैन धर्म की स्थापना किसने करी थी? तो वर्धमान महावीर जैन ने जो है वो जैन धर्म की स्थापना करी थी। जैन धर्म की स्थापना किसने करी थी? तो वर्धमान महावीर जैन ने जैन धर्म की स्थापना करी थी। जैन धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इंद्रियों को जीतने वाला व्यक्ति, या हम बात कर सकते हैं जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहाँ पे आ जाता है? कुंडाग्राम वैशाली आ जाता है, या कुंडग्राम वैशाली आ जाता है। पिता जो है वो नाम आ जाता है सिद्धार्थ, और माता का नाम त्रिशला आ जाता है। बचपन का नाम इनका वर्धमान आ जाता है। पत्नी का नाम यशोदा आ जाता है। पुत्री जो आती है वो अनुजा प्रियदर्शनी आ जाती है। इनकी पुत्री का नाम क्या आ जाता है? अनुजा प्रियदर्शनी आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी मृत्यु जो वो 468 ईसा पूर्व में पावपुरी में हुई थी। यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षेत्रीय राजकुमार थे, और ये जो है वो वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षेत्रीय राजकुमार थे। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर जी को माना जाता है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर किनको माना जाता है? तो वर्धमान महावीर को माना जाता है। इन्होंने 30 वर्ष में घर छोड़ दिया था। 12 वर्ष तक जो है उन्होंने तपस्या करी थी। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर जी कहते थे कि सभी जीव जो है वो जीना चाहते हैं और उनके लिए जीवन जो है वो बहुत प्रिय है। प्राकृत मगधी में जो है वो प्रचार करते थे, और जो गौतम बुद्ध आ जाते हैं वो उन्होंने जो है वो अपना किस भाषा में जो है उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया था? तो वो प्राकृत भाषा में अपने जो उपदेश थे वो दिया करते थे। वहीं जो है वो महावीर जी जो आ जाते हैं वो उन्होंने जो है वो किस भाषा में अपना जो है वो प्रचार, या उन्होंने किस भाषा में दिया था? तो प्राकृत और मगधी, यानी कि 2 भाषाएं आ जाती हैं। प्राकृत और मगधी में जो है वो प्रचार करते थे। जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैला था। जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम में आएगा, सीधे के सीधे देख लेना। जिस दिन आपका एग्जाम हो जाएगा ना उस दिन स्क्रीनशॉट सबसे ज़्यादा हम ही लगाएंगे टेलीग्राम पर। जीन शब्द का अर्थ है विजेता, यानी कि जीन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। महावीर एक विजेता ही थे जिन्होंने लोगों को अपने विचारों तथा शिक्षा को अपनाने के लिए प्रेरित किया और अपनी इंद्रियों पर जो वो विजय प्राप्त करी। नेक्स्ट, संघ, मतलब संघ का मतलब क्या होता है? संघ एक संगठन होता है। संघ एक संगठन है जहाँ घर का त्याग करने वाले लोगों को एक साथ रह सके। यानी कि संघ क्या होता था? संघ जो है वो एक संगठन होता था जहाँ पर गृह त्याग करने वाले जो लोग थे वो एक साथ रहते थे। संघ क्या था? एक संगठन था जहाँ गृह का त्याग करने वाले जो लोग थे वो एक साथ रहते थे। उसको क्या बोलते थे? संघ बोलते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक कहलाते थे। यानी कि संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षुक होते थे उनके लिए जो बनाए गए नियम होते थे वो विनय पिटक कहलाते थे। विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाए गए जो नियम जो आते हैं वो विनय पिटक नामक एक ग्रंथ आ जाता है, या विनय पिटक में जो है वो कहलाए थे। जो ये इनके नियम आ जाते हैं वो विनय पिटक में हमें देखने को मिलते हैं। स्त्री व पुरुष में रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यानी कि स्त्री और पुरुष जो थे वो अलग अलग स्थानों पर रहते थे, उनके अलग अलग रहने की व्यवस्था थी। स्त्री को संघ में प्रवेश करने के लिए पति से अनुमति लेनी पड़ती थी, और स्त्री जो थी उनको जो है वो प्रवेश लेने के लिए पति से अनुमति लेनी पड़ती थी।
मतलब पितृसत्ता वहाँ मौजूद थी। मतलब इस बात से हमें क्या संदेश मिलता है कि वहाँ पर पितृसत्ता मौजूद थी। साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द भिक्षु तथा भिक्षुणी होते हैं। मतलब साधु भिखारी के लिए जो प्राकृत में शब्द क्या कहा जाता था, भिक्षु कहा जाता था या उनको भिक्षुणी कहा जाता था। जो भिखारी होते थे उनको पहाड़ी को काटकर बनाई गई कार्ले गुफा वर्तमान महाराष्ट्र में है, में भिक्षु या भिक्षुणी शरण लेते थे। और पहाड़ी को काटकर बनाई गई जो कार्ले गुफा आती है जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में है, वहाँ पर भिक्षु और भिक्षुणी जो थे वो शरण लेते थे। वहीं हम बात करते हैं विहार क्या होता है। विहार क्या होता है, तो वर्षा ऋतु में जैन तथा बौद्ध भिक्षु एवं जगह निवास करते थे, एक जगह निवास करते थे। उन शरण स्थलों को जो वो विहार कहते थे। विहार किसे कहते थे, तो जब वर्षा ऋतु होती थी उस टाइम जैन और बौद्ध धर्म के जो भिक्षु आ जाते हैं वो एक जगह पे निवास करते थे और उनके उसी शरण स्थल को जो है वो क्या कहा जाता था, विहार कहा जाता था। विहार पहले लकड़ी के बनाए जाते थे, फिर ईंटों का प्रयोग उनमें किया जाने लगा। विहार पहले जो है वो किस में बनाए जाते थे, लकड़ी के बनाए जाते थे, बट बाद में धीरे धीरे जो है वो उनमें ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। आश्रम व्यवस्था का संबंध, आश्रम व्यवस्था का संबंध ब्राह्मणों से था। 4 आश्रम थे जिसमें कि ब्रह्मचर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा सादा जीवन। गृहस्थ विवाह होता था, वानप्रस्थ होता था, संन्यास होता था। स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। मतलब यहाँ पर भी जो स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। एक आ जाता है जैन अवेस्ता, एक ईरानी ग्रंथ आ जाता है। जैन अवेस्ता एक ईरानी ग्रंथ आ जाता है। अब कुछ कीवर्ड्स आ जाते हैं जिससे कि हमें जो है वो इस पूरे जो अभी तक हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है उनको एक बार रिकॉल या याद करने में सहायक होंगे। तो तृष्णा, प्राकृत, आत्मा, ब्रह्मे, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु या फिर हम बोल सकते हैं भिक्षु, संघ, विहार और इसके साथ में आश्रम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। उपनिषदों के विचार जैन, महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व माने जाते हैं। जैन ग्रंथों का लेखन 1500 वर्ष पूर्व माना जाता है। ये मैंने आपको जो है वो मोस्टली, अभी कोई स्लाइड तो नहीं बच गई है, हाँ ये मैंने आपको जो है वो कंप्लीट जो है वो चैप्टर 4th, 5th एंड 6th जो है वो कंप्लीट करवा दिए हैं NCERT 6th के। अब जो है वो नेक्स्ट कल जो हमारी क्लास होगी वो किस पे होगी, 7th चैप्टर के ऊपर होगी, जिसमें कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।